Welcome to Y.MGMT Equity. So in our previous class we have completed price determination under market period. तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मार्केट पीरियड में परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। आज की क्लास में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसे हम कहते हैं सप्लाई, जिसमें हम लोग सप्लाई एनालिसिस पढ़ेंगे कि सप्लाई एनालिसिस क्यों किया जाता है, एज वेल एज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई होता क्या है, सप्लाई किया कैसे जाता है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई मतलब कि सप्लाई वो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सप्लाई को डिटर्मिन करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई एनालिसिस का अगर मीनिंग मैं आपको समझाऊँ तो सप्लाई एनालिसिस का मतलब ये होता है कि सप्लाई को एनालिसिस करना, मतलब उसके बारे में पता करना उसके ऊपर रिसर्च करना, एनालाइज करना कि हमारी जो सप्लाई की ट्रेंड जो चल रही है वो ट्रेंड कैसे चल रही है मार्केट में, एज वेल एज चेंजिंग मार्केट पे उसका क्या असर पड़ रहा है। मतलब कि सप्लाई की एनालिसिस करना, सप्लाई के ऊपर रिसर्च करना, एंड हमें ये पता लगाना कि हमारी मार्केट में सप्लाई की ट्रेंड क्या चल रही है और मार्केट में उसका असर क्या पड़ रहा है। ओके, जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, देखिए यहाँ पे आप नाम से भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पे प्रॉपर स्टडी करके उसके बारे में पता करना, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करना एक तरीके से। तो यहाँ पे सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई के ऊपर एनालिसिस किया जाएगा, जहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, डन टू अंडरस्टैंड द सप्लाई ट्रेंड। मार्केट में क्या सप्लाई चले, क्या मतलब सप्लाई का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कि किस समय ज़्यादा सप्लाई किया जा रहा है, किस समय कम सप्लाई किया जा रहा है, किस समय हमारी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ओके, सप्लाई ट्रेंड एंड रिस्पॉन्सेज टू चेंजिंग मार्केट, हमारी चेंजिंग मार्केट पे उस सप्लाई ट्रेंड का मतलब जो ट्रेंड अभी सप्लाई में चल रहा है हमारी जैसे जैसे मार्केट में हमारे चेंजेस आ रहे हैं उसका क्या असर उस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस टेक इनटू द अकाउंट द प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, लेबर, वेजेस। ठीक है, सप्लाई एनालिसिस करते टाइम ये सब चीज़ें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लिया जाता है, मतलब कंसिडर किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या चल रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या कितना लग रहा है, टेक्नोलॉजी आपकी कौन सी आपकी मार्केट में आई है, किस टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेबर के कितने वेजेस इस समय चल रहे हैं। मतलब कि देखिए कोई भी प्रोडक्ट की जब सप्लाई होती है ना, सप्लाई मार्केट में होती है, तो उस प्रोडक्शन पे, पूरे प्रोडक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है। और कॉस्ट कैसे उस प्रोडक्ट की प्राइस किस तरीके से डिसाइड की जाती है, उस प्रोडक्ट में जितने भी कॉस्ट लगे हैं, जितने भी कॉस्ट उसमें लगे हैं, चाहे आप रॉ मटेरियल लेकर आए हैं वो कॉस्ट, चाहे आपका ये लेबर को जो वेजेस दे रहे हैं वो कॉस्ट, आप टेक्नोलॉजी नहीं अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। ठीक है, ये सारे कॉस्ट को इंक्लूड करके तब उस प्रोडक्ट की दाम रखी जाती है। इसी वजह से सप्लाई एनालिसिस करते वक्त, ठीक है, सप्लाई एनालिसिस करते वक्त प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट लगते हैं ना, प्रोड्यूस करते वक्त जो भी कॉस्ट लगते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट हो, टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी में जो खर्चा लग रहा है, या फिर अपने लेबर को जो आप वेजेस दे रहे हैं, वो सबको कंसिडर किया जाता है। इट हेल्प्स द इकोनॉमी टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ दीज वेरिएबल ऑन सप्लाई एंड डिमांड। और यहाँ पे जो भी हमने ये कॉस्ट पढ़े हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट अभी देखा, रॉ मटेरियल कॉस्ट देखा, टेक्नोलॉजी देखा, लेबर वेजेस देखा, ये सब क्या करते हैं, ये सब हमें ये समझाने में हेल्प करते हैं कि इन सब का असर क्या पड़ता है सप्लाई एज वेल एज डिमांड में, क्या इसका असर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टेक्नोलॉजी है नहीं आई, सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई मशीनरी है, जितना आप लेबर के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उस मशीनरी को यूज़ करके, मतलब एक तरीके से वो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, उस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करके उससे 2 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त आपका क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, आप अगर लेबर को थोड़े हटा भी अगर दे रहे हैं, या फिर लेबर को आधा भी अगर आप कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 20 लेबर काम कर रहे थे तो अब 10 लेबर काम करेंगे, और बाकी के काम जो होंगे वो आपकी मशीनरी से की जाएंगी। या फिर मान लीजिए कि सारे लेबर को आपने ये सिखा दिया कि मशीनरी को ऑपरेट कैसे करना है, और जितने भी लेबर हैं उसमें से कुछ कट करके आपने कुछ लेबर को हटाकर आपने क्या किया, कुछ मशीनरी इंस्टॉल कर ली, जैसे 5 या 6 मशीनें इंस्टॉल कर ली। और वहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं कि एक लेबर जो हमारा एक दिन में जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसका 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हमारी मशीनरी प्रोड्यूस कर दे रही है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपने लेबर को हटा दिया, तो लेबर को आपको एक्स्ट्रा लेबर जो है उनको वेजेस आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि ये सब जो फैक्टर्स है ना, यहाँ पे जो लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, लेबर वेजेज, इन सब का क्या असर पड़ता है हमारे सप्लाई एंड डिमांड पे। तो ये हेल्प करता है कंपनी को ये समझाने में हेल्प करता है कि इन सारे वेरिएबल्स का सप्लाई एंड डिमांड पे असर क्या पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली सप्लाई एनालिसिस में हमने ये बात की है कि सप्लाई का मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके से वो हमारी चेंजिंग मार्केट पे, मतलब जैसे जैसे हमारी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उस पर किस तरीके का उसका असर पड़ रहा है। तो हम लोगों ने बेसिकली सप्लाई एनालिसिस में ये चीज़ देखा। नेक्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ, सप्लाई एनालिसिस हेल्प मैन्युफैक्चरर टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए
सप्लाई एनालिसिस आप कर रहे हैं। देखिए, आप नाम से ये चीज़ समझ सकते हैं कि सप्लाई की एनालिसिस मतलब यहाँ पे पूरी एनालिसिस, पूरी स्टडी किस चीज़ के ऊपर हो रही है? सप्लाई के ऊपर हो रही है। तो ये मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है। जो मैन्युफैक्चरर तो आप समझते हैं ना कि जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, उनको हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? कि प्रोडक्शन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे मार्केट में, एज़ वेल एज़ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड। जो हमारे फिनिश्ड गुड की सप्लाई में जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रही है हमारी सप्लाई, तो उसका हमारे मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है? मतलब ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सप्लाई की स्टडी करते हैं। सपोज़ अगर कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई कंपनी अगर अपनी प्रोडक्शन कर रही है, तो वो लेबर इंटेंसिव जब वो कंपनी थी, तो वो कितना प्रोडक्शन करती थी, और जब वो कैपिटल इंटेंसिव वो कंपनी हो गई, तो कितना प्रोडक्शन कर रही है। तो इसके गैप को देखें। हाँ, हमने देखा ये कि हाँ, 500 यूनिट का गैप आ रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे उसमें क्या होगा, जब कैपिटल इंटेंसिव वो कंपनी हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, सप्लाई ज़्यादा कर सकेगी और कॉस्ट को अपने कट डाउन कर सकेगी। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे सप्लाई की एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए कि क्या चीज़ हम लोग अडॉप्ट करें, तो जिसकी वजह से हमारी सप्लाई में क्या हो और इंक्रीमेंट हो, एज़ वेल एज़ मार्केट में सप्लाई का ट्रेंड क्या चल रहा है, और वो उस ट्रेंड का हमारे मार्केट पे असर क्या पड़ रहा है। ये सब चीज़ों की जो स्टडी होती है, वो ओवरऑल क्या होती है, सप्लाई एनालिसिस होती है, जो हमारी कंपनी को, और आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर को ये हेल्प करता है, ये डिटरमाइन करने में कि उनको काम अपना किस तरीके से करना है। अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है, उसका उस टेक्नोलॉजी का अगर कोई अच्छा मतलब लग रहा है कि हाँ, ये प्रोडक्टिव है, इसको यूज़ करना, ठीक है, तो वो करेंगे। वरना अगर उनको लगता है कि नहीं, नहीं प्रोडक्टिव नहीं है उतना, हम लोग जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही करना चाहिए, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, न्यूअर अपकमिंग टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोड्यूस मोर गुड इन अ सेम टाइम। देखिए, न्यूअर न्यूअर कहने का मतलब कि मार्केट में कोई भी टेक्नोलॉजी अगर नहीं आ रही है, तो देखिए ये हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, सेम टाइम में, मतलब उतने ही समय में, जितने समय में मान लीजिए कि 4 घंटे में अगर हमारे लेबर जो है मान लीजिए 1000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी जो मशीनरी है वो 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी आने के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, हमारी कॉस्ट कट डाउन हुआ। एनालिसिस हेल्प दैट इफ दिस टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड और नॉट। देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि जब हम लोग सप्लाई एनालिसिस करेंगे, तो सप्लाई एनालिसिस करने के में हम लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल जो भी सप्लाई से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, जहाँ आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं, चाहे आपको रॉ मटेरियल कितना मंगवाना है, किस तरीके से आपको प्रोडक्शन करना है, लेबर इंटेंसिव रखना है या कैपिटल इंटेंसिव रखना है, ये सब चीज़ों को एनालिसिस करके आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि जैसे कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उन चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना है कि नहीं करना है। कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि जब आप सप्लाई एनालिसिस करेंगे, तो उसमें जो भी उसके अच्छे या बुरे पॉइंट्स रहेंगे, आप उस अच्छे या बुरे पॉइंट्स को पकड़ सकते हैं, और उसके बेसिस में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है और क्या चीज़ें अडॉप्ट नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट मैं इसको क्लीन कर दूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट यहाँ पे है मीनिंग ऑफ सप्लाई। बेसिकली मैंने यहाँ पे सप्लाई की एक छोटी सी सिंपल सी मीनिंग समझाई है। सप्लाई की मीनिंग में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं, ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट डालकर आप डेफिनेशन बनाएंगे एग्जाम में अपना, क्योंकि सप्लाई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, आपकी स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। देखिए, डिमांड में हमने पढ़ा था उसकी डिमांड की मीनिंग। आज मैं आपको सप्लाई की मीनिंग समझाती हूँ। और सप्लाई की मीनिंग, देखिए, डिमांड में हमने जो कुछ भी पढ़ा, वो कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से हमने पढ़ा, कंज्यूमर के नज़रिए से हमने पढ़ा। सप्लाई में जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, वो एक प्रोड्यूसर के नज़रिए से पढ़ेंगे, मतलब फॉर्म के नज़रिए से। ठीक है, सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर। सेकंड क्या है, फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहीं से हमें देखिए 4 पॉइंट मिलेगा। पहला क्या पॉइंट मिला, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सेकंड हमारा क्या है, फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, गिवन प्राइस पे, और फोर्थ क्या है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है कि वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो फर्म चाहता है प्रोड्यूस करना, और उसकी एबिलिटी है कि वो सप्लाई कर सकता है, प्रोड्यूस करके सप्लाई कर सकता है एक गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में और एक गिवन प्राइस पे। मतलब कि एक जो प्राइस जो सेट की गई है, उस प्राइस पे वो प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं सप्लाई। तो सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर। मतलब कि वो कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो फर्म चाहता है सप्लाई करना, एंड उसकी एबिलिटी है कि वो उतना प्रोडक्शन भी कर सकता है, और प्रोडक्शन करके वो सप्लाई कर सकता है एक गिवन प्राइस पे। मतलब जो प्राइस हमारी इंडस्ट्री ने सेट कर दी है, एंड अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में। अब गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम जो भी हो, 1 साल हो चाहे 6 महीने, जो भी, उस दौरान वो जो भी क्वांटिटी सप्लाई करता है मार्केट में उस कमोडिटी की, वो हमारी क्या होती है, सप्लाई होती है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है।
यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देखे दे रखा है। देखिए सपोज़ जैसे मान लीजिए कि प्रोड्यूसर 30 यूनिट्स उसकी विलिंगनेस है, वो चाहता है 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करना किसी भी कमोडिटी का। सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास कमोडिटी ए है और वो 30 यूनिट्स क्या होता है 30 यूनिट्स वो उसको प्रोड्यूस करना चाहता है। बट इनकी एबिलिटी है, सपोज़ मान लीजिए कि उनके पास रॉ मटेरियल इतने नहीं है कि वो 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो उनकी एबिलिटी क्या है कि वो बस 20 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, 20 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो मार्केट में सप्लाई कितना करेंगे? 20 यूनिट्स ही सप्लाई करेंगे, है ना? जब वो प्रोडक्शन उनका 20 यूनिट्स है, तो वो सप्लाई भी क्या करेंगे? 20 यूनिट्स ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें 30 यूनिट्स उस प्रोड्यूसर की विलिंगनेस है, मतलब वो चाहता है कि 30 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करे। बट यहाँ पे बस 20 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर पा रहा है और 20 यूनिट्स को ही मार्केट में सप्लाई करेगा। इसीलिए जो यहाँ पे सप्लाई की जो क्वांटिटी हुई वो कितनी हुई 20 यूनिट्स। सप्लाई की क्वांटिटी कितनी हुई 20 यूनिट्स हुई, ना कि 30 यूनिट्स। ठीक है। यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट विच सप्लाई इंक्लूड, यहाँ पे सप्लाई की देखिए जो भी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टू द कॉपी यही डेफिनेशन लिखेंगे। वैसे मोस्टली आपको हर जगह यही डेफिनेशन मिलेगा। बट यहाँ पे ये मस्ट है कि ये 4 पॉइंट आप डेफिनेशन कोई भी लिखें, बट ये जो 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड टाइम पीरियड, ये 4 पॉइंट आपके डेफिनेशन में रहना मस्ट है, चाहे आप डेफिनेशन कोई भी लिखें। जो कि मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर विलिंग है कि वो चाहता है वो प्रोड्यूस करे और उनकी एबिलिटी भी है वो प्रोड्यूस कर भी सकते हैं। ठीक है। गिवन प्राइस पे, जो प्राइस हमारे इंडस्ट्री ने सेट किया है उसी प्राइस पे उनको सप्लाई करना है। यानी ये सब कुछ होगा एक गिवन टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाता है, बट ये एक बेसिक आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताया आपको। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप कोई भी चीज़ आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको मार्केट में गुड्स को सप्लाई करना है, कमोडिटी को सप्लाई करना है, ठीक है? आपने ये चीज़ समझ लिया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे कि आप जो कमोडिटी बनाते हैं, उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है मार्केट में। तो ये डिमांड फोरकास्ट करके आप ये चीज़ पता लगाएँगे कि आपकी कमोडिटी की कंज़्यूमर को डिमांड कितनी है। देन उसके बाद जब एक बार आपको पता चल गया कि हाँ, हमारी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड 100 यूनिट्स की है मार्केट में, सपोज़ 100 यूनिट्स की है। तो उसके बाद आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट करेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब भी जैसे कि आप लेबर को लेकर आएँगे उतने, कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि जितने भी लेबर उसमें लग सकते हैं, वो लेबर को लेकर आएँगे। आप रॉ मटेरियल को अरेंज करेंगे, आप जगह डिसाइड करेंगे, मतलब आपकी कोई इंडस्ट्री होगी जहाँ पे फर्म होगा, जहाँ पे आप प्रोडक्शन करेंगे, आप उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो ये उसके बाद क्या होगा, सेकंड हमारा क्या होगा स्टेप, एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन होगा। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, मतलब कि आप सप्लाई को अच्छे से पता लगाएँगे कि जैसे कि आपकी हर चीज़ एक सीरीज़ में हो रही है कि नहीं। जैसे कि रॉ मटेरियल आपने लाया, रॉ मटेरियल आपने प्रोडक्शन करने के लिए उनको दिया, उन्होंने मशीनरी में डाला, वो प्रोड्यूस होकर निकला, उसके बाद वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में उसके बाद सेल होगा। तो ये जो सप्लाई चेन, ये जो पूरी चेन है ना सप्लाई की, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे। देन उसके बाद आपका क्या होगा, बल्क में जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे, जो भी प्रोडक्शन होगा, वो 1 या 2 यूनिट्स में तो होंगे नहीं, वो प्रोडक्शन क्या होंगे, बल्क में प्रोडक्शन होगी। अब बल्क में प्रोडक्शन होंगे तो आपको वेयर हाउसिंग के लिए भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी चाहिए, मतलब जगह चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप उतना ही वेयर हाउसिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप मार्केट में उतने ही गुड्स की सप्लाई करोगे जितना आपकी कमोडिटी की मार्केट में डिमांड रहेगी। इसीलिए बल्क में अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो उसके बाद उसको वेयर हाउस में आपने स्टोर भी करेंगे। देन एट द लास्ट स्टेज आप उतने गुड्स की सप्लाई करोगे जितने की गुड्स की डिमांड आपकी मार्केट में रहेगी। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे सप्लाई के, कि पहले हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद एक बार आपको ये चीज़ पता चल गया कि आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड कितनी है, तो आप उसको प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। मतलब कि आप सबसे पहले चीज़ों को अरेंज करना शुरू करेंगे कि कितने लेबर चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए। ये सब चीज़ें आप अरेंज करेंगे। देन उसकी आप एक तरीके से ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे, चेक करेंगे। आप क्या चेक करेंगे, क्या किस चीज़ पे आपका ध्यान रहेगा? इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी काम आपका स्टार्टिंग से हो रहा है, रॉ मटेरियल को अरेंज करना, लेबर को लेकर आना, मशीनरी में अपने रॉ मटेरियल को डालना, ये सब चीज़ें एक सीरीज़ में होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपका बल्क में प्रोडक्शन होके निकल जाएगा। प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो कहीं न कहीं उसको स्टोर करके रखा जाएगा और उसको मार्केट में तब सप्लाई किया जाएगा जब उस चीज़ की नीड होगी। तो ये एक बेसिक, एक कह लीजिए कि एक स्टेप होता है हमारे मार्केट में किस तरीके से गुड्स कंपनी में प्रोड्यूस होके जाती है मार्केट में सेल होने के लिए। ओके। उसके बाद जैसा कि हमने डिमांड में देखा था, इंडिविजुअल डिमांड देखा था, मार्केट डिमांड देखा था। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में यही डिफरेंस था कि इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग बेसिकली एक इंडिविजुअल बायर की हम लोग बात करते थे, और मार्केट डिमांड में हम लोग जो ऑल ओवर जितने भी हमारे बायर्स थे, एक-एक इंडिविजुअल को मिला के जो सारे बायर्स, एक पूरा एक क्लब बन गया उन सारे बायर्स का, तो हम लोग वहाँ पे मार्केट डिमांड की बात करते थे। जब सारे इंडिविजुअल्स को हम लोग कलेक्ट कर लिए, तो वो हमारी एक मार्केट क्रिएट हो जाती थी। वैसे ही यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इंडिविजुअल सप्लाई रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी
दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो मैंने सप्लाई का आपको डेफिनेशन बताया था, सप्लाई के डेफिनेशन की तरह पूरा ये दोनों डेफिनेशन वैसा ही है, बस यहाँ पर आपको इंडिविजुअल फर्म की बात करनी है। मतलब इंडिविजुअल सप्लाई में ये होता है कि आपकी एक एक इंडिविजुअल फर्म क्या मतलब सप्लाई कर रही है, कितना विलिंगनेस है, कितनी उनकी एबिलिटी है, बस एक इंडिविजुअल की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और मार्केट सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सारे फर्म्स की हम लोग बात करते हैं, सारे फर्म्स की विलिंगनेस की बात करते हैं, सारे फर्म्स की एबिलिटी की बात करते हैं एट अ गिवन प्राइस। सारे फर्म की मतलब कि जो भी हमारी सारे फर्म ने मिलके कितना सप्लाई किया है मार्केट में एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में, ठीक है। और इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होता है कि इंडिविजुअल फर्म ने कितना सप्लाई किया है एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होता है, हमारे इंडिविजुअल एंड मार्केट का बस डिफरेंस होता है कि एक में हम लोग इंडिविजुअल में हम लोग सिर्फ सिंगल फर्म की बात करते हैं, एंड मार्केट सप्लाई में हम लोग जितने भी फर्म्स होते हैं उन सारे फर्म्स को क्लब करके एक मार्केट क्रिएट करते हैं, और वो सारे फर्म्स मिलकर मार्केट में कितना सप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसकी बात करते हैं, बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ स्टॉक एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो देखिए बेसिकली आप स्टॉक का मतलब ये समझ सकते हैं, स्टॉक क्या चीज़ होता है। देखिए कोई भी आपने प्रोडक्शन की, आपने कमोडिटी की प्रोडक्शन की और आपने क्या किया, उसको वेयर हाउस में इकट्ठा करके रख दिया, तो आप क्या कहेंगे कि ये हमने स्टॉक मेंटेन करके रखा है अपने कमोडिटी का, ठीक है, मेंटेन करके रखा है। अब सप्लाई का मतलब क्या हुआ, देखिए एक लेमैन के लैंग्वेज में मैं ये चीज़ आपको समझा रही हूँ। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई मतलब अब जो स्टॉक आपने मेंटेन करके रखा है ना वेयर हाउस में, कि हाँ हमने इतनी प्रोडक्शन की और यहाँ पे इकट्ठा करके सब हमने रखा है इस वेयर हाउस में, वहाँ से डिमांड जैसे मान लीजिए 500 यूनिट्स आपने स्टॉक करके रखा है वहाँ पे वेयर हाउस में अपने, अब डिमांड आई 100 यूनिट्स की, तो आप क्या करेंगे, अपने स्टॉक में से 100 यूनिट्स निकाल के मार्केट में भेज देंगे, तो आपकी स्टॉक में 400 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो आपने जो इकट्ठा करके रखा है ना वो आपका हो गया स्टॉक। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, स्टॉक रेफर टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। देखिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एक समय पे, एक पॉइंट ऑफ अ टाइम पे हमारे फर्म के अंदर जितनी भी कमोडिटी रखी हुई है इकट्ठा करके, वो हमारी क्या होती है, स्टॉक होती है। एंड सप्लाई क्या होता है, पार्ट होता है स्टॉक का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब सप्लाई करने का वक्त आया तो हमने क्या किया, जो भी स्टॉक मेंटेन करके हमने रखा है ना अपने वेयर हाउस में प्रोडक्शन करके उसको अच्छे से रखा है, उसी में से हम लोग क्या करेंगे, 100 यूनिट्स निकाल के मार्केट में भेज देंगे। तो हमारी सप्लाई क्या हुई, उसी स्टॉक की पार्ट हुई, उसी स्टॉक से हमने निकाल के मार्केट में उसको सेल करने के लिए भेज दिया। तो हमारी स्टॉक क्या हुई, कम हो गई, 400 हो गई, 500 थी, 400 यूनिट्स हो गई बची। तो वही लिखा है कि सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ अ स्टॉक विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब कि हम सप्लाई को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि जो प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की, जो प्राइस होती है वो प्राइस किस तरीके से सप्लाई पे असर डालती है, मतलब कि प्राइस के ऊपर या नीचे होने से सप्लाई पे क्या असर पड़ता है, बेसिकली हम लोग इस पॉइंट में ये पढ़ेंगे। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा, फर्म क्या सोचेगा, फर्म का काम है वो प्रॉफिट अपना सोचता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो वो तो यही सोचेंगे ना कि हाँ इस चीज़ की प्राइस अभी इंक्रीज़ हुई है, इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा सप्लाई मार्केट में करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो प्राइस के इंक्रीज़ होने से सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस के इंक्रीज़ होने से सप्लाई इंक्रीज़ होती है और प्राइस के डिक्रीज़ होने से सप्लाई डिक्रीज़ होती है। किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर गिर जाती है तो फर्म क्या करेगी, फर्म डिमोटिवेट होगी और उस चीज़ का प्रोडक्शन करना कम कर देगी, उस चीज़ को सप्लाई भी नहीं करेगी मार्केट में। तो इसमें असर क्या पड़ा उस कमोडिटी पे कि प्राइस के बढ़ने की वजह से, मतलब आप ये देखिए कि प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज़ हुआ, सप्लाई इंक्रीज़ हुआ और प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्या होता है, सप्लाई भी आपका क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का कैसे, मतलब कि दूसरे गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है तो सप्लाई पे क्या असर पड़ता है, ये देखेंगे। मतलब ये है कि दूसरे गुड्स की अगर प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो पहले वाले गुड की सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे सेकंड पॉइंट में। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है वो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट में व्हीट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। और और दूसरा हमारा कमोडिटी हम लोग क्या लेते हैं, राइस लेते हैं, ठीक है। तो व्हीट वो प्रोड्यूस करता है और व्हीट की प्राइस क्या हो गई, मार्केट में इंक्रीज़ हो गई है, तो वो व्हीट ही प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको पता है कि वो व्हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इन केस अगर मान लीजिए कि कोई फार्मर व्हीट प्रोड्यूस करता है बट उसने देखा कि व्हीट की प्राइस यहाँ पे क्या हुई है, कम हो गई है, व्हीट की प्राइस क्या हुई है, कम हो गई है, तो वो क्या करेगा,
वो राइस पे स्विच कर जाएगा, वो राइस की कोई प्रोडक्शन करने लगा, क्योंकि उसने ये चीज़ देखा कि हाँ, मार्केट में व्हीट की प्राइस कम हो गई है, बट राइस की क्या हुई है, प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो वो क्या करेगा, व्हीट प्रोड्यूस ना करके वो राइस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस चेंज होने की वजह से, मतलब जैसे हमारी राइस की प्राइस इंक्रीज़ हो हुई, हम जो हमारा फार्मर था वो व्हीट की प्रोडक्शन कम कर दिया। मतलब कि दूसरे कमोडिटी की अगर जैसे उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है, तो हमारी फर्म्स क्या करती हैं, अगर उनके कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई है, तो वो उस चीज़ का प्रोडक्शन कम कर देती है। वो उस चीज़ पे स्विच कर जाती है जिनकी प्राइस इंक्रीज़ है उस समय मार्केट में। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस का भी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट पे असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप लेबर को वेजेस देते हैं, सपोज़ जैसे लेबर को वेजेस देते हैं, ठीक है? तो लेबर की वेजेस जैसे मान लीजिए कि इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए एक एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ बस। जैसे मान लीजिए कि पहले लेबर के वेजेस जो थे वो 150 थे, ठीक है? 150 थे और अब इंक्रीज़ होकर वो 200 हो गए हैं। तो जैसे-जैसे आपके लेबर की वेजेस इंक्रीज़ हुई है, या फिर मान लीजिए कि रॉ मटेरियल जो आप मँगवाते हैं वो महँगे हो गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन करने के बाद जब आपकी वो चीज़, वो कमोडिटी जब बन के निकलेगी, तो वो कमोडिटी का भी तो दाम महँगा हो जाएगा ना। मतलब समझे कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। जैसे मान लीजिए कि लेबर ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। मतलब ये कि उस कमोडिटी को बनाने के लिए हमने ज़्यादा खर्चा किया है। फर्म ने क्या किया, ज़्यादा खर्चा किया। अब ज़ाहिर-सी बात है, किसी चीज़ में आप खर्चा ज़्यादा करेंगे तो उसको बेचेंगे भी तो उसी के दाम के हिसाब से ना। जैसे पहले आप ₹10 की कोई चीज़ बना रहे थे और अब उसमें उसको बनाने में ₹15 आपके लग रहे हैं, तो आप उसको, अब आप क्या करोगे, उसको ₹20 पे बेचोगे। पहले आप ₹10 का उसको बनाते थे तो आप 15 पे बेचते थे। अब आप ₹15 का उसको बना रहे हो तो आप ₹20 पे बेचोगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज़ होने की वज़ह से आपकी जो कमोडिटी है उसकी भी प्राइस इंक्रीज़ हो गई। ठीक है? तो प्राइस इंक्रीज़ हुई मतलब कि क्या होगा कि तो उस कमोडिटी की क्या हुई, प्राइस इंक्रीज़ हो गई। तो प्राइस अब उसकी इंक्रीज़ हो गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फर्म की उतनी एबिलिटी रहेगी तभी वो उतना सप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ सप्लाई क्या होगा, आपका इस केस में आपका सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कमोडिटी की प्रोडक्शन करने में जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब सप्लाई कम होगा तो आपकी प्रॉफ़िट भी कम हो जाएगी, मतलब फर्म की प्रॉफ़िट भी कम हो जाएगी। फोर्थ है हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका ये कहता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, आपने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और आप ये चीज़ देख रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, तो वो आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। आपकी प्रोडक्शन करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या होगी, वो प्रोडक्शन में क्या होगा कि आपका टाइम कम लगेगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है? उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें पैसा तो खर्चा तो ज़्यादा लगता ही है। तो उस समय आपकी उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी और मार्केट में सप्लाई भी उसकी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी यहाँ पे कॉस्ट कट डाउन होगी। कॉस्ट कट डाउन किस वजह से हुई? देखिए, कॉस्ट क कट डाउन क्यों होगी, मैं ये बताती हूँ आपको। देखिए, आप लेबर यूज़ करना अगर बंद करेंगे, तो लेबर को जितना आप खर्चा दे रहे हैं, वो चीज़ आप लगा देंगे अपने टेक्नोलॉजी में, ठीक है? चूँकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का जो मार्केट में इस वक़्त ट्रेंड में है, उन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो हर फर्म ये चीज़ सोचती है कि अगर वो नई टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करके कोई चीज़ की प्रोडक्शन कर रही है, या फिर उसमें एडवांस फीचर अगर उसमें ऐड कर रही है, तो उनकी ये थिंकिंग रहती है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस भी हम, इस कमोडिटी की प्राइस भी हम बढ़ा के लेंगे। मतलब कस्टमर से बढ़ा के इस कमोडिटी की प्राइस हम चार्ज करेंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे मशीनरीज़ का या टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये हैंडमेड नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लेबर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि आप समझते हैं ना कि मार्केट में जब कोई नई-नई चीज़ आती है, ठीक है? नई-नई चीज़ आती है तो उस समय क्या होता है, उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी तरह मार्केट में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो उसका दाम बहुत ज़्यादा होगा। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होगी और सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है, जैसे कि मान लें गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ठीक है? टैक्स टैक्स लगा और टैक्स के रेट क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गए। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स इंक्रीज़ कर दिए। टैक्स रेट इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, टैक्स क्या है, फर्म के लिए एक कॉस्ट है, ठीक है? फर्म को वो पे करना होता है, इसीलिए फर्म के लिए वो कॉस्ट है। तो जैसे उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, वो क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, तो सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। फर्म्स क्या करेंगे, भाई उनको ज़्यादा खर्चा देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ की सप्लाई ही मार्केट में कम कर देंगे। अब सप्लाई कम करेंगे तो उनकी प्रॉफ़िट भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो सप्लाई कम करेंगे तो उनकी प्रॉफ़िट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी देना शुरू किया, जैसे मान लीजिए कि सब्सिडी में अगर इंक्रीमेंट हुई, तो जैसे सब्सिडी क्या होती है, कुछ परसेंट का छूट देती है गवर्नमेंट, जैसे किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने में कुछ खर्चों में छूट उनको मिल जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि उनकी कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। अब कॉस्ट कम होगी, फर्म्स की कॉस्ट कम होगी, तो उनको खर्चा कम देना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपना देखेगा। प्रॉफिट को ज़्यादा वो गेन कर सकते हैं, तो प्रॉफिट ज़्यादा उनको जहाँ मिलेगा वहाँ वो सप्लाई करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सिक्स पॉइंट है हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। देखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म में क्या है कि जिस भी फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, वो उसी प्राइस पे सेल करने के लिए तैयार होते हैं जब उस कमोडिटी की प्राइस हाई रहती है। मतलब कि जिस भी फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की,
तो वो उसी प्राइस पे सेल करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, हम मार्केट में हमारी कमोडिटी की प्राइस बहुत अच्छी खासी मिल रही है। तो जब उस कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होती है तभी वो सेल करने के लिए तैयार होती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो इस वक्त क्या होता है कि सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है मार्केट में उस कमोडिटी की। सपोज़ अगर किसी फर्म की ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर करना, तो वो क्या करेगा कि प्राइस भले ही कम हो या ज़्यादा हो, वो क्या करेंगे, मार्केट में उस कमोडिटी की सप्लाई क्या करेंगे, करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई बनी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई क्या रहेगा, बनी रहेगी। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि प्राइस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल वेलफेयर, जिनका ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल वेलफेयर, वो क्या करेंगे, मार्केट में सप्लाई करते रहेंगे, चाहे उसकी प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। देखिए बेसिकली अगर इंडिविजुअल सप्लाई की अगर बात होगी तो आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। अगर इंडिविजुअल सप्लाई जब आप समझाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, बट अगर मार्केट सप्लाई की बात होगी तो इन सारे पॉइंट्स के साथ जो पॉइंट्स हमने इंडिविजुअल सप्लाई में ये यहाँ पे हमने पढ़ा है, जो पॉइंट्स यहाँ पे 6 पॉइंट्स हमने पढ़ा है, इन 6 पॉइंट्स के साथ मार्केट सप्लाई को बताने के लिए आप ये भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। मतलब मार्केट सप्लाई अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन 6 पॉइंट के साथ आप इन 3 पॉइंट्स को, मतलब सब मिला के 9 पॉइंट्स आपके हो जाएँगे। यहाँ आपके 9 पॉइंट्स हो जाएँगे। इन 9 पॉइंट्स को आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। बट इंडिविजुअल सप्लाई में अगर आप बताएँगे तो इंडिविजुअल सप्लाई में बस वो आपको 6 पॉइंट्स लिखने होंगे। मार्केट सप्लाई में हमारा पहला पॉइंट है नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। अगर आप मार्केट सप्लाई की बात करें तो मार्केट सप्लाई में मैंने ये चीज़ बताया था कि ऑल द फर्म्स विच जो हमारी मार्केट में है, ऑल द फर्म विच आर एग्जिस्टिंग इन मार्केट, ऑल द फर्म्स विच आर एग्जिस्टिंग इन मार्केट, सारे फर्म जो हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो फर्म क्या हुए, वो सारे फर्म्स के मिला करके हम लोग मार्केट सप्लाई में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में हमारी फर्म इंक्रीज़ कर जाती है। पहले मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है, उसको प्रोड्यूस करने वाली 2 फर्म थी, अब वो फर्म क्या हुई, 2 से इंक्रीज़ होकर 5 हो गई है, मतलब 3 नई फर्म और इस्टेब्लिश हो गई हैं। तो जैसी फर्म बढ़ेंगी वैसे ही मार्केट में सप्लाई भी बढ़ेगा। मतलब पहले 2 फर्म मिलके जितना प्रोडक्शन करती थी, फर्म के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से, फर्म के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले 2 फर्म करती थी, मान लीजिए 500 यूनिट्स, 250 यूनिट्स 2 फर्म करती थी, ठीक है। अब 3 फर्म जब मिलके करेंगी, तो जब 2 फर्म हमारी 250 यूनिट्स करती थी, तो 5 फर्म कितने मिलके करेंगे, 5 फर्म जो है हमारे मिलकर 1250 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे फर्म्स के इंक्रीज़ होने की वजह से सप्लाई जो है मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है। सेकंड पॉइंट ये हमारा कह रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अगर फर्म ये सोच रही है कि उनकी कमोडिटी की प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज़ होने वाली है, तो वो इस वक्त क्या करेंगे, एट द प्रेजेंट टाइम में वो क्या करेंगी, वो अपने कमोडिटी को होल्ड करके रख लेंगी। कमोडिटी के होल्डिंग को ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे कि अभी कमोडिटी वो मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगी, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी कमोडिटी की जो प्राइस अभी मार्केट में मिल रही है वो सफिशिएंट नहीं है, और इन फ्यूचर इस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होगी। इसी वजह से वो क्या करेंगे कि अभी उस कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में ना करके वो इन फ्यूचर उस चीज़ को बेचना प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हमारा ये है। एंड थर्ड पॉइंट में है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट में अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का मीन्स अगर बहुत अच्छा अगर कर दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रोडक्शन जो गाँवों में होती है, जो उधर के एरिया में जो प्रोडक्शंस होती हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने गुड्स को लाके शहर में बेच सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी सप्लाई क्या होगी, मार्केट में इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और कॉस्ट क्या होगी, आपकी कम होगी। अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं, जैसे मैंने सप्लाई इंक्रीज़ होगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अगर अच्छा कर दिया जाए तो आप ला के गुड्स को यहाँ पे शहर में बेच सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी कहीं भी अगर सेल करना है, तो कहीं से भी कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है, तो कहीं की भी हम लोग बात कर रहे हैं, बस गाँव की ही नहीं। लेकिन कॉस्ट यहाँ कैसे कम होगी, आप ये चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि गाँव में जब प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए व्हीट की है, तो यहाँ पे मिडल मैन कितने होते हैं। अब मिडल मैन के होने की वजह से क्या होते हैं ना, कितने सारे स्टेजेस होती हैं उसमें, कि पहला मिडल मैन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके। इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ से जब शहर में जब वो गुड आती है ना, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए उस चीज़ की दाम अगर 50 रुपए हो, तो शहर में आते-आते वो 150 की हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मिडल मैन होते हैं ना, इतने सारे, कि उनकी वजह से वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, तो जो लोग उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही डायरेक्ट अगर मार्केट में आकर सेल करें, तो उन चीज़ों की प्राइस उतनी नहीं इंक्रीज़ होगी, जितनी मिडल मैन के इन्वॉल्व होने की वजह से इंक्रीज़ हो जा रही है। इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये चीज़ें अच्छी होंगी, तो कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है? और मैंने जैसा आपको बता दिया कि जब आप मार्केट सप्लाई को एक्सप्लेन करेंगे, तो मार्केट सप्लाई में आप उन 6 पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, जो इससे पहले वाले पेज में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ये वाले पॉइंट्स, और इस 3 पॉइंट को भी आप एक्सप्लेन करेंगे ना। दोनों मिला के 9 पॉइंट्स आप मार्केट सप्लाई में एक्सप्लेन करेंगे। बट इन 3 पॉइंट्स को आप इंडिविजुअल सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई में बस आपका ये 6 पॉइंट्स ही होंगे। बस ये 6 पॉइंट्स आपके इंडिविजुअल सप्लाई में होंगे। ओके। सो आज मैंने आपको, देखिए, सप्लाई का मैंने आपको बेसिक चीज़ आपको समझाई है। बेसिक मतलब कि वैसे तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कि एग्ज़ाम में आपसे लॉ ऑफ सप्लाई करके क्वेश्चन किया जाएगा, बट लॉ ऑफ सप्लाई में भी बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। वैसे आपको ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एंड सप्लाई एनालिसिस भी पूछा जाता है। सप्लाई एनालिसिस भी पूछा जाता है। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड प्लीज़
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।